हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं C4 प्लांट के बारे में कि C4 प्लांट हैं उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी और C3 से C4 प्लांट कैसे इवोल्व हुए, कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर अपन कंपैरिजन करें C3 प्लांट में और C4 प्लांट में तो अपने को क्या दिखाई देगा कि देखिए C3 पाथवे के अंदर ऑप्टिमम टेम्परेचर चल रहा था, यानी कि ना तो आवश्यकता से ज़्यादा और ना आवश्यकता से कम। लेकिन धीरे धीरे एनवायरनमेंट में क्या होगा, टेम्परेचर हाई हो गया, टेम्परेचर बढ़ने लग गया। इसके अलावा CO2 थी वो हाई थी, यानी कि C3 पाथवे जब चलता था पुराने टाइम में, आज भी C3 पाथवे चलता है, लेकिन इसके साथ साथ में C4 पाथवे भी चल रहा होता है। तो CO2 की कंसंट्रेशन हाई थी, जितना फोटोसिंथेसिस को चाहिए उतनी CO2 है वो आसानी से मिल जाती थी। लेकिन धीरे धीरे एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण क्या हो गया, CO2 की कंसंट्रेशन लो हो गई। उसके बाद में H2O की कंसंट्रेशन काफ़ी हाई थी, H2O भी खूब था, लेकिन धीरे धीरे ऐसे सरफेस एरिया बने जहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो गई, और कम होना शुरू हो गई तो फिर फोटोसिंथेसिस के अंदर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। यानी कि C4 प्लांट्स के अंदर क्या हुआ, H2O की कंसंट्रेशन लो हो गई। तो ये सब सिचुएशंस पैदा हुई तो क्या हुआ, C3 पाथवे से C4 पाथवे का इवोल्यूशन हुआ। अब C3 पाथवे से C4 पाथवे कैसे डिफरेंस है उसके बारे में अगर अपन बातें करें तो देखिए, C3 पाथवे चलता है वो मीजोफिल सेल्स के अंदर चलता है, लेकिन जो C4 पाथवे मीजोफिल सेल्स के साथ साथ में बंडल स्थित सेल्स हैं उनका इवोल्यूशन भी हुआ। दूसरा एक एंजाइम है पेप्केज फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। यह एंजाइम CO2 को फिक्स करने का काम करता है। C3 पाथवे में यह फिक्स करने का काम रूबिस को कर रहा था, लेकिन इसके अंदर है वो पेप्केज करेगा। लेकिन इन प्लांट्स के अंदर भी C3 साइकिल चलेगी तो उसके अंदर रूबिस को भी करेगा, यानी कि C4 पाथवे या C4 प्लांट्स के अंदर रूबिस को के साथ साथ में कौन सा एंजाइम भी होता है, पेप्केज एंजाइम भी होता है। दूसरा एक सबस्ट्रेट है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट के ऊपर जब CO2 ऐड होती है तो क्या बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यानी कि RUBP। C3 प्लांट्स के अंदर ये काम कौन कर रहा था, CO2 को एक्सेप्ट करने का काम कौन कर रहा था, RUBP कर रहा था, लेकिन यहाँ पर फॉस्फोइनोल पायरुवेट करता है। इसके अलावा मेसोफिल सेल्स के अंदर एक एंजाइम होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज, जो कि C3 प्लांट्स के अंदर नहीं होता। तो ये सब चीज़ें एनवायरमेंटल चेंज हुए तो इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन के दौरान प्लांट्स के अंदर ये नए कैरेक्टर्स डेवलप हुए, और जिन प्लांट्स के अंदर ये नए कैरेक्टर डेवलप हुए उनको अपन ने क्या नाम दे दिया, C4 पाथवे या C4 प्लांट्स, यानी कि उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है, C4 प्लांट्स बोला जाता है। अब C4 प्लांट के एग्जाम्पल कौन से हैं, जो कि लो वाटर कंसंट्रेशन के अंदर हो गए, वहीं C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मेज, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, शुगर केन यानी गन्ने के पौधे हो गए, और भी जैसे राइस जो चावल होता है उसको एक स्पेशल सिचुएशंस के अंदर C4 बनाया जा सकता है आर्टिफिशियली। वैसे तो जो चावल होता है वो C3 प्लांट ही होता है, लेकिन उसके अंदर अगर पेप्केज और PPDK की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए आर्टिफिशियली तो फिर वह भी किसकी तरह काम करने लग जाता है, C4 प्लांट्स की तरह काम करने लग जाता है। अब देखिए ये क्रेंज एनाटॉमी क्या होती है। क्रेंज एनाटॉमी होती है कि मेसोफिल सेल्स जो हैं वो बंडल सी सेल्स को चारों ओर से घेरे हुए रहती हैं, और ये दोनों किसको घेरे हुए रहती हैं, वेस्कुलर बंडल यानी फ्लोएम एंड जाइलम को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये चारों ओर से रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि मान लो ये ऐसे कुछ फ्लोएम एंड जाइलम है, और इसको चारों ओर से बंडल सी सेल्स हैं वो घेरे रहती हैं, और इन बंडल सी सेल्स को यहाँ पर, जिसको अपन स्पॉन्जी सेल्स बोलते हैं, पेलिसेड टिश्यूज बोलते हैं, इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, मेसोफिल सेल्स। ये मेसोफिल सेल्स चारों ओर से घेरी हुई रहती हैं, यानी कि ये रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो इस स्ट्रक्चर या इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, क्रेंज एनाटॉमी। और क्रेंज एनाटॉमी जो है वो C4 प्लांट का एक स्पेसिफिक फीचर होता है, जिनके अंदर C4 पाथवे चलता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रेंज एनाटॉमी। यानी कि वेस्कुलर बंडल को रिंग फॉर्म में चारों ओर से घेरे हुए रहती हैं। बंडल सी सेल्स को कौन घेरे हुए रहती है, मेसोफिल सेल्स घेरे रहती हैं, और वेस्कुलर बंडल को बंडल सी सेल्स घेरे हुए रहती हैं। तो ये सिचुएशन आई C4 प्लांट के अंदर, जो क्या हुआ, C3 से C4 प्लांट का इवोल्यूशन हुआ और ये नई चीज़ें आई। अब देखिए C3 पाथवे के पास में क्या अडेप्टेशन है।
C4 प्लांट्स के पास में क्या क्या अडेप्टेशन हो सकते हैं। तो मीजोफिल सेल्स और बंडल सी सेल्स के अंदर अपन कंपैरिजन करेंगे तो अपने को आसानी से पता चल जाएगा कि C4 पाथवे के लिए क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं। तो मीजोफिल सेल्स की अगर बात की जाए तो मीजोफिल सेल्स के अंदर ग्रेनम प्रेजेंट होता है, ये ग्रेनम है, ग्रेनम प्रेजेंट होता है, लेकिन बंडल सी सेल्स के अंदर ग्रेनम अब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करो तो अपन आइडिया आसानी से लगा सकते हैं कि लाइट रिएक्शन कहाँ चल रही थी, ग्रेनम के अंदर चल रही थी। अब ग्रेनम ही नहीं रही है तो इसका मतलब लाइट रिएक्शन नहीं चलेगी। लाइट रिएक्शन क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि फोटो सिस्टम सेकेंड जो है वो अब्सेंट होगा। अब फोटो सिस्टम सेकेंड अब्सेंट होगा तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का इवोल्व नहीं होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेट ही नहीं होगी बंडल सी सेल्स के अंदर। अब बंडल सी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जनरेट नहीं होगी तो इसका मतलब रूबिस्को के पास में ओनली ऑन क्या बचेगा, CO2 बचेगी। और रूबिस्को के पास में ओनली ऑन CO2 बचेगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि रूबिस्को एफिशिएंटली काम कर सकता है। तो C3 पाथवे के अंदर हमने देखा कि C2 साइकिल चलती है, और वो C2 साइकिल क्यों चली थी, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई थी। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से रूबिस्को एंजाइम के साथ की जो एक्टिव साइट थी उसके साथ में CO2 जुड़ने की बजाय ऑक्सीजन जुड़ने लग गई, और ऑक्सीजन जुड़ने लग गई, इसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो गया, C2 साइकिल शुरू हो गई ऑक्सीजन से बचाने के लिए, ताकि फोटोसिंथेसिस है वो वापस से रिकवर हो सके। लेकिन परमानेंटली एनवायरमेंटल चेंज आएगा तो आप C2 साइकिल को कंटिन्यूसली नहीं कर सकते। C2 साइकिल को कंटिन्यूसली क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो एनर्जी कॉस्ट होता है, और एनर्जी कॉस्ट आप कंटिन्यूसली नहीं कर सकते, कुछ टाइम के लिए तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब कंटिन्यूसली ही एनवायरमेंटल चेंज हो गया तो फिर परमानेंट अडेप्टेशन होंगे, और परमानेंट अडेप्टेशन है वो बंडल सी सेल्स के फॉर्म में हुआ। और बंडल सी सेल्स के फॉर्म में इसलिए हुआ, फोटो सिस्टम सेकंड ही यहाँ से हटा दिया गया, और फोटो सिस्टम सेकंड हटा दिया गया तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगी नहीं। अब ऑक्सीजन नहीं निकलेगी तो रूबिस्को एंजाइम आराम से यहाँ पर काम कर सकता है। अब फोटो सिस्टम सेकंड अब्सेंट है, इसका मतलब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा तो मीजोफिल सेल्स के अंदर तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, और बंडल सी सेल्स के अंदर फोटो सिस्टम सेकेंड अब्सेंट है तो इसका मतलब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता, वाटर का टूटना स्टार्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि फोटो सिस्टम सेकेंड ही नहीं होता। अब वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होगा, यानी कि वाटर नहीं टूटेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं निकलेगी। अब ऑक्सीजन यहाँ से नहीं निकलेगी, जहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है वहाँ पर ऑक्सीजन निकलेगी। इसके अलावा मेजोफिल सेल्स की खास बात, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस मेजोफिल सेल्स के अंदर रूबिस्को एंजाइम अब्सेंट होता है, और रूबिस्को एंजाइम बंडल सेल्स के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब देखिए रूबिस्को यहाँ अब्सेंट क्यों होता है, क्योंकि रूबिस्को ऑक्सीजन से इनिबिट होता है। यहाँ मेजोफिल सेल्स के अंदर क्या निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है, तो इसका मतलब रूबिस्को को यहाँ पर काम करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो रूबिस्को को कहाँ पर शिफ्ट कर दिया, बंडल सी सेल्स के अंदर शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रही, यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो मेजोफिल सेल्स के अंदर रूबिस्को एंजाइम अब्सेंट होता है, और बंडल सी सेल्स के अंदर रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब अपन आइडिया लगा सकते हैं कि C3 साइकिल कहाँ चलेगी, प्लांट भोजन कहाँ बनाएंगे। जाहिर सी बात है जहाँ पर रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होगा वहाँ बनाएंगे, यानी C3 साइकिल प्लांट की बंडल सी सेल्स के अंदर चलेगी। लेकिन अभी आगे देखेंगे कि CO2 को फिक्स कहाँ किया जाएगा, मेजोफिल सेल्स के अंदर फिक्स किया जाएगा। अब मेजोफिल सेल्स के अंदर एटमॉस्फेरिक CO2 है वो उसको फिक्स किया जाता है, यानी एनवायरनमेंट से CO2 को कहाँ पे लिया जाएगा, मेजोफिल सेल्स के अंदर लिया जाएगा, और उसको कौन लेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एज ए सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, और उसको उसके ऊपर ऐड करने का काम पेप्केज एंजाइम के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद में इसमें मेटाबॉलिक CO2 है उसको फिक्स किया जाएगा। मेटाबॉलिक CO2 से अपना मतलब हो गया कि यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन किया जाएगा, जहाँ से मेजोफिल सेल से CO2 को फिक्स करके बंडल सी सेल्स के अंदर भेजा जाएगा, और बंडल सी सेल्स के अंदर भेजने के बाद में वहाँ से वापस CO2 को रिलीज करके C3 साइकिल के अंदर भेजा जाएगा। तो इसका मतलब वह मेटाबॉलिक CO2 हो गई, उसको फिक्स करके कौन सी साइकिल चलाई जाती है, C3 साइकिल चलाई जाती है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो CO2 का एक्सेप्टर मेजोफिल सेल्स में कौन होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो RUBP का होमोलोगस है। यानी जो काम C3 साइकिल में RUBP कर रहा था वो C4 प्लांट के अंदर कौन करेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। RUBP तो जो था वो 5 कार्बन का था, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन का ही होता है।
और बंडल सी सेल्स के अंदर CO2 को एक्सेप्ट कौन करेगा, RUBP, क्योंकि यहाँ पर कौन सी साइकिल चलेगी, C3 साइकिल भी चलेगी। और C3 साइकिल के अंदर अपन जानते हैं कि RUBP जो है वो CO2 को एक्सेप्ट करता है। अब CO2 को फिक्स करने का काम मेसोफिल सेल्स के अंदर करेगा पेप्केज एंजाइम, और बंडल सी सेल्स के अंदर CO2 को फिक्स करने का काम करेगा रुबिस्को एंजाइम। एंड मेसोफिल सेल्स के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। डीकार्बोक्सिलेशन इसलिए किया जाता है ताकि CO2 रिलीज करके C3 साइकिल चलाई जा सके। लेकिन मेसोफिल सेल्स के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन करोगे किसका, CO2 है ही नहीं, तो मेसोफिल सेल्स के अंदर बाहर से CO2 को लिया जाता है और उसको फॉस्फोइनोल पायरुवेट पे ऐड करके उससे बनाया जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और वह ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो बंडल सी सेल्स के अंदर भेजा जाता है। वह ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है कहाँ भेजा जाता है, बंडल सी सेल्स के अंदर भेजा जाता है। इससे वापस CO2 रिलीज कर दी जाती है, इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से वापस CO2 रिलीज कर दी जाती है, जिसकी वजह से इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। तो यानी कि बंडल सी सेल्स के अंदर क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, फॉस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है कहाँ पर, मेसोफिल सेल्स के अंदर। फॉस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज देखेंगे अपन रीजनरेशन फेज के अंदर काम करता है। मेसोफिल सेल्स के अंदर वापस से रीजनरेशन, यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ने CO2 वापस निकाल दी। अब जो पीछे प्रोडक्ट बचा है पायरुवेट, उसको वापस से रीजनरेट करके क्या बनाया जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो यह काम किस एंजाइम का है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज का है, जो कि मेसोफिल सेल्स के अंदर वापस से इसको रीजनरेट करने का काम करेगा। बंडल सी सेल्स के अंदर फॉस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज एंजाइम नहीं होता। तो इस प्रकार से C4 प्लांट्स के अडेप्टेशन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फोटोसिंथेसिस भी इसका इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसके कैरेक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और समझने की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हैं। आप देख पा रहे हैं कि ग्रेनम नहीं है, फोटोसिस्टम सेकंड नहीं है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें नहीं होने की वजह से सबसे पहला फ़ायदा हुआ कि रुबिस्को को ऑक्सीजन ने डिस्टर्ब नहीं किया। रुबिस्को को ऑक्सीजन ने डिस्टर्ब नहीं किया तो यहाँ पर बंडल सी सेल्स के अंदर भोजन बनाने का काम है वो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर पेप्केज एंजाइम जो है, पेप्केज एंजाइम के ऊपर ऑक्सीजन का इफेक्ट नहीं होता। पेप्केज एंजाइम ओनली ऑन किसको एक्सेप्ट करता है, CO2 को, यानी कि ये CO2 को रिसीव करने का काम करता है। रुबिस्को के एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर तो दोनों जुड़ रहे थे, ऑक्सीजन भी जुड़ रहा था और CO2 भी जुड़ रहा था, वो डिपेंड कर रहा था अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन। लेकिन पेप्केज एंजाइम को ऑक्सीजन इनिबिट नहीं करता, इसलिए यहाँ पर मेसोफिल सेल्स में पेप्केज एंजाइम को काम करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक अडेप्टेशन है C3 साइकिल से C4 प्लांट्स में बनने का, जो परमानेंट अडेप्टेशन है। दूसरी बात ये है कि C4 प्लांट्स हैं उनकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होने से मेरा मतलब ये है कि वह कम वाटर की प्रेजेंस में और कम CO2 की प्रेजेंस में भी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट, यानी वह पॉइंट जहाँ पर फोटोसिंथेसिस से बनने वाली CO2 यानी कि CO2 को यूज़ करने वाला फोटोसिंथेसिस और CO2 रिलीज करने वाला रेस्पायरेशन है वो इक्वल हो जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंपनसेशन पॉइंट। तो ये कंपनसेशन पॉइंट है, वो लो कंपनसेशन पॉइंट पर भी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो सकता है। और लो कंपनसेशन पॉइंट से मेरा सीधा सीधा मतलब ये है कि वाटर की कंसंट्रेशन कम है और CO2 की कंसंट्रेशन कम है तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन C3 प्लांट्स में इससे हाई लेवल पे थोड़ा सा होता है, वहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसी कंडीशन में क्या हो पाता है, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो पाता है। तो ये बात थी अपनी C3 प्लांट्स के बारे में और C4 प्लांट्स के बारे में। इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है कि किस प्रकार से C3 प्लांट से ही C4 प्लांट का इवोल्यूशन हुआ है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि C4 प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, मेसोफिल सेल्स और बंडल सी सेल्स के अंदर CO2 को फिक्स कैसे किया जाता है, वापस से उसको रीजनरेट कैसे किया जाता है। तो C3 प्लांट की तरह C4 प्लांट का फोटोसिंथेसिस है वो इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ 4-5 स्टेप्स हैं, उसको ध्यान रखते ही पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस है वो अपने आप ही तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं अपन C4 प्लांट के फोटोसिंथेसिस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।